धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के खास सेगमेंट बात जनता की में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि अरोड़ा। दोस्तों, अपने इस सेगमेंट में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं, उन विषयों को उठाते हैं जिस पर आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है। हम अपने साथ देश की जानी मानी हस्तियों को जोड़ते हैं ताकि किसी मुद्दे पर विस्तार से सत्यता की परख की जा सके। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार पुष्परंजन जी। पुष्परंजन जी, इनके आर्टिकल आप लगातार अखबारों में देखते होंगे। आप ईयू एशिया के संपादक हैं, न्यू दिल्ली एडिशन के। इससे पहले डाइचे वेले में भी आप संपादक रहे हैं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जैसे तमाम अखबारों में आपने सेवाएं दी हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी और फक्र है कि मैंने भी इनके साथ हिंदुस्तान अखबार में काम किया है और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो आज हम पुष्पेंद्र जी से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करेंगे, यानी कि जिस पर आजकल सारी दुनिया का फोकस है, अफगानिस्तान पर। चूंकि पुष्परंजन जी अंतर्राष्ट्रीय विषयों के खास जानकार हैं और इन्होंने कई विदेशों में काम किया है, नेपाल में भी काम किया है और अफगानिस्तान को लेकर अभी इनका 3 दिन पहले ट्रिब्यून में एक आर्टिकल छपा था और उसमें अफगानिस्तान के इतिहास पर इन्होंने हजारों साल पीछे तक निगाह दौड़ाई थी। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के इतिहास को लेकर कुछ मिथक हमारे भारतीय समाज में हैं, उन पर हम बात करें। जैसे कि मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि एक संगठन हमारे यहाँ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका अभी 96 साल पुराना वो हो चुका है। अभी 3 दिन पहले ही उसकी 96वीं जन्मतिथि थी। वो एक नक्शा दिखाता है हम भारतीयों को और खास तौर पे 100 करोड़ हिंदू आबादी को अखंड भारत का। उसमें अफगानिस्तान से लेकर न जाने बैंकॉक, मलेशिया और क्या क्या एरिया दिखाए जाते हैं। पुष्परंजन जी चूंकि अफगानिस्तान के इतिहास के विशेषज्ञ हैं और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आरएसएस हमको दिखाता है एक सपना कि अखंड भारत एक कभी बनेगा और उसमें अफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक सारा हमारा इलाका होगा, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जो आज हैं वो तो होंगे ही। तो पुष्परंजन जी, ये इसकी सत्यता क्या है? कभी भारत का हिस्सा था भी अफगानिस्तान या एक हम मिथक ढोए चले आ रहे हैं पिछले 100-125 सालों से? देखिए, माजी में भारत का यदि हिस्सा भी अफगानिस्तान रहा तो आज की तारीख में तो नहीं है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम जड़ पे आना चाहेंगे कि कैसे इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई है, किस तरह से किन्होंने इसको अखंड भारत का जो कंसेप्ट है उन्होंने दिया। संघ के एक विचारक थे एच.वी. शेषाद्री, बेंगलुरु के रहने वाले थे ये, और 2005 में इनकी मृत्यु हुई है। 2005 से पहले इन्होंने 8-9 किताबें लिखी, उनमें से एक किताब जो इस पूरे विवाद का जो जिसे जड़ आप मान सकते हैं, उस किताब का नाम है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। उसमें भारत की विभाजन को केंद्र में रखते हुए उन्होंने फोकस किया कि भारत अखंड रहा है किसी जमाने में और भारत को फिर दोबारा से प्रयास करना चाहिए, भारत के लोगों को जगना चाहिए कि ये अखंड भारत का सपना पूरा हो। और उसमें बाकायदा उन्होंने पूरा का पूरा अफगानिस्तान से लेके और पूर्वी एशिया के कुछ देशों को उस तरह से नहीं नापा जितना कि उनके फोकस में अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को छोड़ने तो दक्षेश के दक्षिण एशियाई संगठन जो है बना हुआ, दक्षेश के 5 देश इसमें शामिल हैं, पहला। दूसरा है कि शेषाद्री जी का जो बैकग्राउंड रहा है वो इतिहास का नहीं रहा है, इतिहासकार नहीं रहे हैं, लेकिन विषय उन्होंने इतिहास का ही उठाया। वो दरअसल रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री की थी उन्होंने, केमिस्ट्री के। तो रसायन शास्त्र जो है वो कई रसायनों को मिला के एक विस्फोटक रसायन तैयार होता है, तो वैसा ही उन्होंने ऐसा रसायन तैयार किया जिसे लेके आज तक समाज के विभिन्न वर्गों को बताया जाता है कि भारत बहुत विशाल था। नेपाल में भी उसी तरह से ग्रेटर नेपाल की परिकल्पना की गई थी कि नेपाल और उस ग्रेटर नेपाल में तिब्बत उब्बत को तो छोड़िए, भारत का बहुत सारा हिस्सा भी उसमें शामिल हो गया था। तो शासक जो है अपने अपने तरीके से
बुद्धिजीवियों को ढूंढते हैं, अपने तरीके से इतिहास तैयार कराते हैं और उसकी पृष्ठभूमि तैयार कराते हैं। तो यही हुआ संघ के विचारक एच.वी. शेषाद्री की बात को आगे बढ़ाते हुए सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक वक्तव्य ऑर्गेनाइजर में दिया था। तारीख मुझे तत्काल याद नहीं है, लेकिन आप ढूंढने में मिल जाएगा। उसमें उन्होंने वक्तव्य के मूल मंत्र था वो ये था कि केवल अखंड भारत तथा संपूर्ण समाज ही असली स्वतंत्रता ला सकते हैं। मतलब आप अखंड भारत लाइए और समाज में तमाम उस अखंड भारत के जो पुराने लोग थे उस विचारधारा को सामने लाएंगे तो संपूर्ण भारत की परिकल्पना मोहन भागवत जी ने की थी। और उसी विचारधारा को बाकी लोग जैसे शिवसेना, आरएसएस तो है ही, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर वो आगे बढ़ते गए हैं, किस तरह से अखंड भारत को आगे बढ़ाना है। ये बैकग्राउंड है। अब आगे जो मूल बात है जिसपे आप उस पे आना चाहते हैं कि कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए समाज में। आप किस तरह से, मान लीजिए कि आपकी, मैं उस इतिहास पे आऊंगा जब आप प्रश्न कुछ और पूछना चाहेंगे, मगर आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले भारत का जो स्वरूप था, आज वो स्वरूप, और उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश से जो समझौता वगैरह होता है, इनका मानना ये था एच.वी. शेषाद्री का कि ब्रिटिश ने जो अफगानिस्तान में कुछ दिन शासन किया और उनसे जो समझौते जिस तरह से हुए दूसरे देशों से, तो विभाजन की रेखा वहीं खींची थी उन्होंने। और दावेदारी की जो रेखा है वो सम्राट अशोक के समय, हालांकि उस इतिहास की चर्चा द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन में नहीं उस तरह से विस्तृत रूप से, वो तो मैं संदर्भ लिख रहा था तो उस वो चीजें सामने आई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। और कुछ समय काबुल म्यूजियम को ही मैंने देखा था तो कुछ चीजें समझ में आई थी कि अपना इतिहास बहुत विस्तृत रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आज की तारीख में दावेदारी ठोक दें। और कई सारे देश जो कि भारत के मित्र देश भी हैं, अफगानिस्तान को अगर एक तरफ रखें तो भूटान भी दक्षेश का सबसे मजबूत मित्र देश है भारत का। क्या भूटान को आप लेना चाहेंगे, अपने देश भारत में मिलाना चाहेंगे? भूटान तैयार हो जाएगा। श्रीलंका से जिस तरह के संबंध आपके हैं, कूटनीतिक संबंध हैं, जहाँ चीन से भी आपकी खींचातान वहां चलती है एकाधिकार को लेके, श्रीलंका को क्या आप शामिल कर लेंगे? आसान है इतना? पाकिस्तान को आप शामिल कर लेंगे? इतना आसान है? या बांग्लादेश को आप शामिल कर लेंगे, जिस बांग्लादेश में अभी मोदी जी जब बंगाल चुनाव हो रहा था तब गए थे, वहां से कूटनीति की शंख वहां से फूका था। और म्यांमार, इन देशों को क्या आप राजी कर लेंगे, पूछ कर लेंगे? आपका हरावल दस्ता इन देशों में चला जाएगा और कहे कि हमने मिला लिया भारत में? बात सिर्फ अफगानिस्तान की ही नहीं है, बात इन देशों का भी है। और दूसरा ये सबसे दिलचस्प ये है कि आप के उस लक्ष्य में, आपके उस नक्शे में, मैं नक्शा भी देख रहा था, उसमें संभवतः, मैं संभवतः जानबूझ के कह रहा हूं, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये पूर्वी एशिया के जो 4-5 देश हैं, ये उस मैप में नहीं है संभवतः, इसे फिर से देखना पड़ेगा। मगर ये यहाँ पर तो हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था। 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक जाएंगे तो वहाँ हिंदू धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था इन इलाकों में। मतलब इनको क्यों छोड़ दिया उस मैप में, वो ये भी एक प्रश्न है अपने आप में। अब जैसे कंबोडिया है, वहां पर अयोध्या के भग्नावशेष मिलेंगे, वही अयोध्या जिसे अयोध्या के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। अंकोर वाट जाएंगे, वहां पर विष्णु मंदिर मिलेगा, बहुत दुनिया का बहुत मशहूर, यूनेस्को ने भी ले रखा है उसे अपने जिम्मेदारी से। तो विष्णु मंदिर वहां पर है अंकोर वाट में। फिर आप प्रथम शताब्दी में कौटिल्य राजवंश का शासन वहां पर था, कौंडिल्य, सॉरी, वो भी भारतीय मूल के थे। चंपा, अन्नक और कंबोज भारतवंशी राजाओं का इन इलाकों में शासन रहा है। तो आप फिर दावा कीजिए, पूरा अखंड भारत की जो परिकल्पना है उसमें तो सब कुछ समाहित हो जाता है, नेपाल भी उसमें शामिल हो जाएगा। नहीं, मैं इसमें यही आपको पुष्पंजन जी रोक रहा था। हम नेपाल की बात कर रहे हैं और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र रहा है। वो बाद में हिंदू राष्ट्र तो आखिरी समय तक जो हिंदू राष्ट्र रहा है वो नेपाल रहा है।
नेपाल से आज हमारे कैसे संबंध है? अब आज नेपाल से हमारे कैसे संबंध है? एक पड़ोसी को हमने धमका धमका कर उसको चाइना की गोद में बिठा दिया है। तो एक जिसको हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इकलौता हिंदू देश, उससे तो हमारे संबंध ठीक रहे नहीं। और ऐसी आबादी जिसमें आपने 1/3 से अधिक मुस्लिम आबादी है, जिसमें इनका कन्वर्जन किसी और धर्म में लगभग ना के बराबर होता है, उनको कैसे आप अपने में समाहित कर पाएंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जब हमारे हिंदू राष्ट्र ही संबंध ठीक नहीं रहे, तो ये जो मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, जिसमें खास तौर पर अफगानिस्तान, उसका ये हमको सपना क्यों दिखाया जा रहा है? ये और सच्चाई क्या है? क्या सचमुच कभी हमारे भारतीय राजाओं का वहां शासन रहा? ठीक है, राजा रणजीत सिंह का वहां पर शासन रहा है, लेकिन वहां के भी तो बहुत से हमारे यहाँ लोधी भी रहे हैं, और वाया अफगानिस्तान बाबर और अब्दाली, न जाने कौन कौन हमारे दिल्ली तक राज करके गए हैं। तो क्या हम लोगों का कभी अफगानिस्तान में राज था भी, या ये एक मिथक है? ये देखिए, रणजीत सिंह का शासन अफगानिस्तान में उस तरह से नहीं रहा था। अफगानिस्तान, आप नीचे आ जाए, पाकिस्तान का जो इलाका है वहां उनका शासन रहा था। अफगानिस्तान में शासन देखिए, सिंध को छोड़ के, सिंध भी उसमें शामिल नहीं था। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये आ रहा था कि अफगानिस्तान में जो शासन हुआ है इस्लाम के आने से पहले, मतलब सिकंदर की मौत के बाद, और बहुत पहले नहीं जाना चाहता हूँ। सिकंदर की मौत हुई ईसा पूर्व 323 ईस्वी में, 323 में, ईसा पूर्व 323 में सिकंदर की मौत होती है। उसके बाद के डेवलपमेंट पे आते हैं। वो डेवलपमेंट कब होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जब बिहार में से शुरू होता है 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, और एक जीटी रोड होता है। जीटी रोड जो है पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक, उस रोड सड़क का विस्तार होता है। मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, उसी को केंद्रित बात कर रहा हूँ। और ये पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जीटी रोड की का विस्तार है, और उससे और आगे सिल्क रूट का विस्तार होता है, जो सेंट्रल एशिया तक जाता है। सम्राट अशोक के टाइम में, सम्राट अशोक जो तीसरे वंशज होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य राजाओं के तीसरे वंशज, तो अशोक का काल है 269 से 233 ईसा पूर्व। उस समय कंधार में एक क्षेत्र जोर शाह करके एक इलाका है, बहुत प्राचीन इलाका है। वहां 1963 में खुदाई होती है, वहां प्राकृत में उकेरा हुआ एक बड़ा सा पत्थर मिला। उस पत्थर में धम्मा, जो धार्मिक संदेश होता है, वो उकेरा गया था उस पत्थर में। और उससे ये साबित हो रहा था, कुछ इतिहासकारों ने इसकी परिकल्पना की और कहा भी कि अशोक का शासन यहाँ तक था, कंधार तक था, और भी कई सारे इलाके वहां पर जोड़े गए उस काल में, कि वहां तक अशोक। और दूसरा ये कि उस दौर में जब बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, बौद्ध गया से 2 भाई वहां गए थे। एक भाई का नाम इस समय याद है, दूसरे का इस समय याद नहीं नाम, भल्लुक नाम था उसका। ये लोग बोध गया से गए थे, ये भी अशोक का ही समय था, उस पीरियड में लोग गए थे वहां से, और बाकायदा वहां बुद्ध विहार की स्थापना की गई थी हेरात में। हेरात में अब भी वो बुद्ध विहार है, 9 विहार के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो जब किसी राजा का शासन नहीं होता, जब किसी विचारधारा, किसी धार्मिक धारा के लोग नहीं होते हैं, तो वो संभव नहीं है अफगानिस्तान जैसे मुल्क में बौद्धिज्म का आगे बढ़ना। बामियान और ये सब चीजें, बौद्ध धर्म का जब विस्तार होता है, बौद्ध धर्म अपने चरम पे होता है, शिखर पे होता है, तब ये सब चीजें वहां पर स्थापित हुई हैं। बामियान की मूर्ति और उसके अलावा एक और बड़ी मूर्ति वहां पर स्थापित चट्टान को घेर की गई थी। तो यानी कि ये बौद्ध राजा लोग थे, और इस समय मतलब कि शासन था। हिंदू राजा भी थे वहां पर, बौद्ध राजा भी थे। ये जब इस्लाम के आगमन के बाद तुरंत अफगानिस्तान में एकाधिकार नहीं हो जाता है मुस्लिम राजाओं, शासकों का। मैंने पूरा डिटेल उसका दिया है एकदम से। इस वक्त हम चूंकि लाइव में, और सारा डिटेल हम देंगे, कार्यक्रम आधे घंटे का आपका, तो उस पर हम नहीं आना चाहेंगे। लेकिन लगातार जो वहां पर
इस्लाम का जो आगमन होता है 632 में हजरत मोहम्मद के देहावसान के ठीक 10 साल पूर्व ईरान के हमादान के पास नाहबंद युद्ध होता है। उस नाहबंद युद्ध में जो अरब मुसलमान हैं वो धीरे धीरे बाक और हेरात के इर्द गिर्द बसने और धर्मांतरण के काम में लग जाते हैं, और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे इस्लाम के विस्तार, उससे कोई आप मान के चलिए कोई 300 साल बाद वहां पर। और भी दिलचस्प है कि ईरान में उस समय सुन्नी मुसलमानों का एक समानिध सल्तनत हुआ करता था। 819 से 999 का वो दौर रहा है। तो उस पीरियड में 872 में समरकंद, बुखारा और बाक पर उनका कब्जा होता है, और तब से इस्लाम का आगमन अफगानिस्तान में होता है और राजा। और उसके बाद से हम गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश जिसमें तैमूर लंग ये लोग होते हैं, और भारत तक उनका शासन आगे बढ़ता है। अब बात यह है कि जब वहां से बाबर के वंशज आते हैं यहाँ पर, या गुलाम वंश के आते हैं, तो कल को वो अपना ग्रेटर अफगानिस्तान का दावा ठोके या ग्रेटर ईरान का दावा ठोके, तब क्या होगा? वहां कोई इतिहासकार जो है, तो आप एक इतिहास, आप केवल आप ही का एकाधिकार है कि आप ही इतिहास लिख सकते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों के लिए लोग इतिहास नहीं लिख सकते हैं। ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए किसी भी दल जमात के लोगों को। आज की तारीख में जो भूगोल है, जो राजनीतिक भौगोलिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, हमें उसके बिना पे बातचीत करना ज्यादा उचित होगा। आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले कुछ दिन पहले नेपाल में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने लिपुलेख का विवाद उठा दिया था कि लिपुलेख तक नेपाल का हिस्सा है, और केवल एक मैप की वजह से। राजनाथ सिंह ने अपने टाइम जब प्रतिरक्षा मंत्री थे, एक मैप उन्होंने उनके समय में जारी हुआ, उस मैप को लेकर नेपाल ने दावा किया, और विवाद फिर धार्मिक रूप लेता गया। जब यहाँ पर कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, तो नेपाल ने भी दावा कर दिया, उसी केपी शर्मा ओली ने, कि वहां पर भी अयोध्या था नेपाल में, और हम राम मंदिर नेपाल में बनाएंगे। तो ये कोई भी शासक आता है अपनी राजनीति, और कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री नेपाल में राम मंदिर बनवा रहे थे, ये बड़ी विचित्र सी राजनीति शुरू हो गई थी। तो ग्रेटर नेपाल भी जब दावा करता है अपना कि भारत का बहुत सारा हिस्सा, जिसमें कि उत्तराखंड वगैरह, तो पूरा उसमें चला ही आता है, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा चला आता है। इन सब चीजों को एक तरह से आप घुमाना फिराना बंद करना चाहिए। देश में मूल मुद्दा, मूल विषय यहाँ पर कुछ और है, और आप उस पर आएंगे तो ज्यादा उचित होगा। जी इसमें मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रोक रहा हूँ पुष्परंजन जी। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल आपने जो सपना भारत को दिखाया, आपसे मतलब संघ की बात मैं कर रहा हूँ, और आपका वो सपना साकार भी हो जाता है। अखंड भारत, अगर अफगानिस्तान से लेकर आप पूरा म्यांमार, भूटान सब आप ले लेते हैं, अपने समाहित कर लेते हैं, मान लिया, आप उस बड़ी मुस्लिम आबादी का क्या करेंगे जिसके साथ आप, जो सिर्फ 14% आपके साथ देश में रह रहे हैं, उससे आपका ढंग से निभा नहीं हो पा रहा, उनके तमाम मिसाइल हैं। क्या ये किस किस्म की एक राजनीति हो रही है कि हमें कश्मीर की जमीन तो चाहिए लेकिन कश्मीर ही नहीं चाहिए? कश्मीर की जो भूमि है वो तो हमारे लिए स्वर्ग है, और जो कश्मीरी है वो आतंकवादी है। तो ये किस किस्म का सपना हमें दिखाया जाता है? अफगानिस्तान हमारा अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन अफगानिस्तानी जो हैं वो टेररिस्ट हैं। तो ये किस किस्म की राजनीति है, किस किस्म का सपना है? थोड़ा इस पे भी आप प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। आप देखिए, कश्मीर तो मैं कई इलाकों को मैं कोरोना से पहले घूम आया और लगातार गया वहां पर। कश्मीर में जो हिंदू मंदिर हैं या जो हिंदू अभिलेख वगैरह हैं, उनकी सुरक्षा आप कितनी कर पाए हैं? आप सिर्फ एक किताब रजत तरंगिनी पढ़ लें, बड़ा समृद्ध है। पूरा लद्दाख, कश्मीर और अफगानिस्तान तक रजत तरंगिनी में अफगानिस्तान के 10 राजाओं का जिक्र है, जिसमें कि 7 वहां पर हिंदू ब्राह्मण राजा थे, और उन राजाओं का भी जिक्र मैंने ट्रिब्यून के उस आर्टिकल में किया था, कैसे उन्होंने काबुल तक शासन किया था, शाह शासन उनको बोला जाता था। आपने प्रश्न पूछा था कि हिंदुओं ने वहां पर शासन किया था कि नहीं, तो उसमें ये राजा भी थे, शाह शासन का वहां रूल रहा है, काफी लंबा शासन रहा है वहां पर, काबुल तक रहा है। और दूसरा प्राचीन काल में और हुआ है तो मौर्य काल, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं।
अब बात यह है कि आपने संरक्षण कितना किया है। आप कश्मीर, आप सिर्फ श्रीनगर में आप उस हिंदू मंदिर को जाकर देखें तो बात समझ में आ जाती है कितना आपने समृद्ध किया वहां पर, कितना आपने उसे आगे बढ़ाया है। और कई इलाके, मतलब कि श्रीनगर शहर ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे इलाके कश्मीर के हैं, बहुत सारे इलाके आपके लद्दाख के हैं, वहां पर आपने कितना समृद्ध किया है, ये भी देखने वाली बात है और ये प्रश्न पूछने वाली बात है। दूसरा, आप छल कपट की राजनीति कितना करेंगे। अब एक मुझे याद है, अशोक सिंघल जब जीवित थे तो नेपाल में एक जगह है चौतारा, जहां पर हिंदुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर, और उस मेले में अशोक सिंघल भी गए थे, योगी आदित्यनाथ भी गए थे। योगी आदित्यनाथ उन दिनों मुख्यमंत्री नहीं थे जब वो गए थे वहां पर। इन लोगों ने वहां पर संकल्प किया था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब योगी अशोक सिंघल तो चले गए, उनके बैकुंठ धाम जाने के बाद उनके दल जमात के जो लोग हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नेपाल में आगे क्यों नहीं बढ़ाया। एक प्रश्न मेरा ये है, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनका एक नैतिक, उन्होंने बाकायदा एक किताब भी लिखी थी नेपाल में, वो किताब नहीं है मेरे पास, मैंने उनके प्रेस सचिव को आग्रह किया था कि भिजवाएं, जरा मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ा था उस पन्ने को। उन्होंने बाकायदा संकल्प किया, तो किताब क्या एक तरह से संकल्प पत्र है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो चौतारा की उस सभा में दो महानुभावों ने संकल्प किया और सपने दिखाए नेपाल को कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। उन सपनों का क्या हुआ जो आप कर सकते थे। वहां पर 80% नेपाल में हिंदू आबादी है, 20% मुस्लिम और गैर मुस्लिम क्रिश्चियंस वगैरह सब मिला के हैं। जहां इसकी बड़ी संभावना थी, जहां उसके सपने दिखाए थे, नेपाल हिंदू राष्ट्र था भी, और 2008 में जब राजतंत्र की समाप्ति के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की समाप्ति और वहां पर कम्युनिस्टों ने अपना संविधान को बदला, तो वहां फिर से संविधान बदलना और वहां पर हिंदू राष्ट्र को बनाना, आपने सपने दिखाए, उस सपने को कितना पूरा किया, ये प्रश्न तो कोई भी पूछेगा, नेपाल वाले ही पूछेंगे। मगर आप उससे बड़ा सपना, उससे विराट जो आपने स्वरूप दिखाया है विशाल भारत का, अफगानिस्तान तक का, और उसे अब तो आपको लड़ना पड़ेगा तालिबान से भी। तो उन वीर सेनानियों को आप कैसे भेजेंगे वहां जहाँ की अमेरिकन फोर्स और नाटो के फोर्स नहीं टिक पाए, वहां पर तलवार और जो बाबा आदम जमाने के जो अस्त्र शस्त्र यहाँ पर लेके हम घूमते हैं हमारे वीर सेनानी, वो कैसे वहां पर मुकाबला करेंगे अफगानिस्तान को ग्रेटर भारत में शामिल करने में, अखंड भारत में। एक बड़ा प्रश्न है अपने आप। जी नहीं, इसमें बात यह है कि आपने कहा अफगानिस्तान में तालिबान से कैसे लड़ेंगे। इस वस्तु स्थिति ये है कि 15 अगस्त से लेकर आज लगभग 15 दिन होने को आए, अभी तक तालिबान के विरोध में एक बयान तक तो आने आया भारत सरकार का। तो कुल मिलाकर मैं आपने जो वहां पर अभी भारतीय हैं, भारतवंशी जो रह गए हैं, जिनको लाना बड़ा जरूरी है। आपके तो सारा एम्बेसी स्टाफ वहां से उठ के चला आया, जो बचे हुए भारतीय हैं उसका आपने कोई आंकड़ा अभी तक नहीं दिया कि कितने भारतीय वहां पर हैं, कितने फंसे हुए हैं। आप उन्हीं को ले आइए ना, छोड़िए तालिबान से आप लड़ते रहेंगे बाद में। पहले तो आप उन्हीं को, आप भारत के लोगों को बता दीजिए कि कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और किस तरह से लाएंगे आप। कल ही मैं देख रहा था रवि जी, गुरुद्वारा करते परवान में वहां पर गैर सिख भी बैठ के लंगर खा रहे थे और इंतजार में थे कि कोई भारत सरकार का नुमाइंदा आएगा, उनको सुरक्षित भारत ले आएगा। ये सब उसमें भी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि हिंदू लाएंगे, हम सिख लाएंगे। अरे जो आपका स्टाफ आपने भेजा था, जो वहां पुनर्निर्माण का काम कर रहा था, पुनर्वास का काम कर रहा था, उसमें तो गैर हिंदू सिख भी होंगे, उनका भी जिक्र कर दीजिए कि उनको भी हम लाएंगे। पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात कही। आपका समय मैंने सिर्फ आधे घंटे का लिया था और मुझे लगता है समय मेरा हो चला है, और आपकी बातों से कम मुझे तो ये रोशनी हो गई है कि जो 96 साल से संघ और उससे पहले हिंदू महासभा और न जाने कौन कौन से संगठन, ये हमको एक वृद्ध भारत का, विशाल भारत का जो सपना दिखा रहे हैं, ये हवाई है। वस्तु स्थिति यह है कि 65 की लड़ाई में हमने 2 पाकिस्तान की चौकियां जीती। वो तो हमको लाल बहादुर शास्त्री को अमेरिका के और रशिया के और तमाम अंतर्राष्ट्रीय
संस्थाओं के दबाव में छोड़नी पड़ी। हम किसी देश की एक चौकी तक कब्जा करने की स्थिति में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ताकतें अब इतनी समृद्ध हैं, ऐसे में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, ये कभी चर्चा नहीं करते हैं। जी जी जी। 1971 में बांग्लादेश की खूब चर्चा होती है। एक जगह कुर्तुक लद्दाख में है, एकदम पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ बाल्टिस्तान का इलाका है, उसे भारतीय फौज ने जीता था। और आप उसका जिक्र कभी नहीं करते, इसलिए कि आपको फिर मजबूरी हो जाएगी उस समय के शासन की चर्चा करना। तो भारतीय फौज की वीरता जो है केवल बांग्लादेश तक नहीं, हमने पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो बाल्टिस्तान, जिस कल्चर को अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, वो हिस्सा भी जीता था। और आप कभी भी जाएं, बहुत खूबसूरत वादी है और कल्चर भी बाल्टिस्तान का बिल्कुल लगेगा कि आप बाल्टिस्तान में है, कोई हिंदू संस्कृति नहीं, एकदम बाल्टी संस्कृति है वहां पर। जी रवि जी, आप आगे बढ़ें। बस तो मुझे ये लगता है कि मुझे तो कम से कम ये स्पष्ट हो गया है कि ये अखंड भारत का जो ये नक्शा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा कुछ ये सपना देखना भी हमको नहीं चाहिए। लोग कहते हैं सपने देखने चाहिए, लेकिन इस तरह के झूठे सपने दिखाकर हम अपनी आबादी को गुमराह कर रहे हैं। और अभी आप ये देखिए, 4 साल बाद आरएसएस अपना 100 साल होने का जश्न मनाएगा और ये अखंड भारत का नक्शा घर घर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ठीक है, हम सपने देखें, लेकिन सपने वो देखें जो पूरे हो सके। सपने हम देखें अपनी इतनी जो लगभग 140 करोड़ की आबादी है, इसकी दाल रोटी की व्यवस्था क्या होगी, उसके सर पर छत कैसे होगी, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होंगी। हम इस तरह के सपने देखें तो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। और ये हवाई सपने ना देखें। कल को हम कहें जी अमेरिका को भी हम भारत में बसा लेंगे, इंडोनेशिया में हमारे इतने मंदिर हैं तो वो सारा इंडोनेशिया भी हमारा हो जाएगा। तो इस किस्म के ना देखें, स्वर्ग के सपने दिखाएं, लेकिन स्वर्ग के राह पे 2 कदम चलें भी। तो पुष्परंजन जी, बहुत अच्छी आपने बातचीत की, मुझे बहुत रोशनी मिली आपकी बातों से, और हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे और अपने दर्शकों को बहुत सी ज्ञानवर्धन बातें आपसे सिखाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुष्परंजन जी, धन्यवाद, नमस्कार।